तो फ्रेंड्स आज पेपर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम या पहले इसको F9 भी बोलते थे हम। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग पेपर है आपका ये स्किल लेवल पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। एसीसीए में कोरली आपको फाइनेंस से अगर कोई पेपर इंट्रोड्यूस कराता है ना, तो ये वाला पेपर है। आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इस ये पेपर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा पेपर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट विद एफएम। स्किल लेवल में कई स्टूडेंट्स अपनी जर्नी एफएम के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाइनेंस सबके लिए जीरो है भाई। बेसिक्स फाइनेंस पहले कहीं पढ़ा ही नहीं होता, तो इसमें कोई एक एडवांटेज मिलता है कि कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इवन इन अकाउंटिंग पेपर्स, आपके अकाउंट्स के पेपर में भी पुराना बहुत सारा नॉलेज आपको अकाउंट्स के पेपर में भी चाहिए होता है, स्पेसिफिकली कोड। और एक और पॉजिटिव बात ये है कि इसका पास रेट चेक करोगे ना, रीसेंट अटेम्प्ट्स का भी मोर देन 50%, मतलब अराउंड 50 प्लस 52% के आसपास इसका पास रेट रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर पेपर से। अगर पास रेट की बात करें तो 3 पेपर हैं। हमारे स्किल लेवल में 3 पेपर हैं जिनके पास रेट अच्छा है। उनमें भी इसका पास रेट काफ़ी अच्छा है। एफआर हमारा एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर होता है बच्चों, उसका भी पास रेट बहुत अच्छा है। या टैक्स का पास रेट बहुत अच्छा है। कंपैरेटिवली जो पास रेट हमारा ऑडिट का और पीएम का है वो स्लाइटली थोड़ा लो है। देखो ऑडिट या पीएम सिलेबस बहुत कम है। ऑडिट और पीएम का सिलेबस सबसे कम है। बट दिक्कत ये है कि उसके अंदर 2 इश्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। वो पेपर प्रैक्टिस ज़्यादा माँगता है, ये प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। एफआर, टैक्स, आपका एफएम हो गया, दीज़ आर ऑल प्रैक्टिकल पेपर्स। बट अगर आप ऑडिट और पीएम की बात करें तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल पेपर है, इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें आंसर्स जो लिख रहे हैं ना, वो एग्ज़ामिनर को पसंद आए। आपने जो एग्ज़ामिन आंसर लिखा है, वो एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है या नहीं किया। तो एफएम के लिए हमारा डिस्कशन है अभी तो बच्चों, और ये 52% का पासिंग रेट है। कुछ आपको बेसिक चीज़ें एफएम के लिए बता देता हूँ, कैसे कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या है, थोड़ा सारी चीज़ों को समझ लो। सबसे पहली चीज़, पेपर पैटर्न, एफएम का पेपर पैटर्न। तो जो बच्चे अभी-अभी स्किल लेवल पे आए हैं या पहला पेपर दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। अभी मैं आपको सारा ओरिएंटेशन ही दे रहा हूँ एक तरीके से, कई बच्चों को पता भी होगा, पेशेंटली एक बार सुनो। 3 सेक्शन है इसमें, ए, बी और सी। सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी भी आपका 30 मार्क्स का आता है और सेक्शन सी 40 मार्क्स। ऐसे करके आपका पेपर रहता है 100 मार्क्स का। पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। आप 50 या 50 से ऊपर लाते हैं तब जाके पास होते हैं। सर सेक्शन ए में क्या आता है? तो सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं? तो 15 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, 2-2 मार्क्स के। ध्यान रखना इस बात को। 2-2 मार्कर क्वेश्चंस आर ओनली इन सेक्शन ए। और ये सर कहाँ से आएंगे? पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। सेक्शन ए के लिए कोई फिक्स एरिया नहीं है। सेक्शन ए कैन कम फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम योर करिकुलम, कोई भी पेपर है। ऑडिट का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, बस ध्यान रखना। हमारे स्किल लेवल में सबका पेपर पैटर्न सेम है। ऑडिट में 70 मार्क्स और 30 मार्क्स 2 सेक्शन में डिवाइड है, ए और बी। तो उसमें राइटिंग का ज्यादा टेस्टिंग है, तो 70 मार्क्स राइटिंग स्किल्स है। ऑडिट के पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है कि कैसा आंसर लिखा है, उसको रीड करके कि स्टूडेंट इज राइटिंग गुड आंसर और नॉट, उसको बार बार करेक्ट कराना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट इवन आफ्टर दैट पेपर में गुगली आई जाती है। तो 30 मार्क्स आपका 15x3। और सेक्शन बी, जो सेक्शन बी है बच्चों 30 मार्क्स का, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। यू विल हैव 3 क्वेश्चंस। कितने कितने मार्क्स के? 10-10 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। सर समझे नहीं, ये क्या चक्कर है? तो इधर क्या रहता है, इधर भी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। दोबारा मेरी बात सुनना ध्यान से, वरना ये पेपर पैटर्न और ये सब अपने आप क्लैरिटी रखना। हालांकि आई विल शो यू पेपर कैसे आते हैं, कंप्यूटर बेस आप करोगे, प्लेटफॉर्म्स के बारे में आई विल डिस्कस के क्या क्या प्लेटफॉर्म आप कहाँ से अवेयर हो सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेस एसीसी की तरफ से अवेलेबल है आपको। तो 10-10-10 मार्क्स के ये 30 मार्क्स का जो आपका एरिया है, इसमें के 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, अगेन 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। बट यहाँ पे फिक्स्ड सिनेरियो होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही आएगा। 3-4 चैप्टर से मिक्स होके नहीं आता।
मान लो ये 10 मार्क्स का है, किसी एक सिनेरियो से आगे कोई एक सिनेरियो बिल्ड करके दे देंगे किसी एक टॉपिक पे, उसके ऊपर 5 एमसीक्यू पूछ लेंगे। मतलब मैंने आपको एक कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद बोला कि कहानी ध्यान से सुनना, मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूँगा इस कहानी के ऊपर। तो वही ये 3 क्वेश्चन है। 3 कहानियाँ आएँगी सेक्शन बी में, बट उनपे जो टेस्टिंग होगी उन कहानी की किस बेस पे होगी? एमसीक्यू बेस की। और सेक्शन सी भी वही होता है, कहानियाँ ही आती हैं सेक्शन सी में भी, बट यहाँ पे कहानी की टेस्टिंग क्या है? लिख के, राइटिंग। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। 20-20 मार्क्स के। 20 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन हैं। सॉरी, देख तो ये 20 मार्क्स का प्योर राइटिंग स्टाइल है। एक्सेल और वर्ड प्रोसेसर दोनों का ही यूज़ होता है। अपने आप को इनिशियली कुछ क्लासेस के बाद इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, जो बिल्कुल पहली बार दे रहे हैं। बच्चे बहुत इन चीज़ों में लैग करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली हर बच्चे को बोलता हूँ, हर बच्चा भी ये बात समझता है, डू नॉट एक्यूमुलेट। पढ़ाई को एक्यूमुलेट करोगे तभी मुश्किल होगी, वरना कुछ भी नहीं है। बाकी सब साइकोलॉजिकल अ फ़ियर्स हैं, एंग्ज़ायटी है, जो आप क्रिएट कर लेते हो। देखो, कोई भी चीज़ है, आप एंड में जाके उसको अगर वर्कआउट करोगे तो वो प्रेशर तो क्रिएट करेगी आपके ऊपर। और ऐसा क्या डिफ़िकल्ट है? एसीसीए का कोई पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे आज पढ़ाते हुए 10 साल हो गए एसीसीए। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो एक एवरेज बच्चा क्रैक नहीं कर सकता। प्रोफेशनल लेवल सब माइंडसेट की बात है। आप स्टार्ट से पढ़ो, चाहे जो 30% वाला भी है, उसमें भी वी हैव रिजल्ट्स 80-80 प्लस बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं। पीएम में, ऑडिट में देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हू स्कोर्ड 70-80 प्लस। और बल्कि ऑडिट उन्होंने पहला पेपर दिया है तब। दे आर नॉट तो वो सब एक अ चीज़ है जो अम, अभी आप मेरे को सुनिए, बात समझिए पहले। वो एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट में चल रही है वो मेरे को बताना ज़रूरी है। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। चीज़ों को साथ-साथ ज़रूर करिए। साथ-साथ करेंगे तो वर्कआउट होनी ही होनी है। कुछ भी डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है एसीसी के कोई भी पेपर में कि आप कर नहीं सकते। पासिंग रेट भी 30% 40% भी कम नहीं होता। आपने इंडियन एग्ज़ामिनेशंस में देखा है ना क्या पासिंग रेट है? प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन में 5% 10%। उसके कंपैरिज़न में 30% कोई कम हुआ? आप किसी सीए स्टूडेंट को जाके बोलिए कि यार ऑडिट का 30% पासिंग रेट है, आई एम वेरी फियरफुल। तो अगर उसने सीए में अटेम्प्ट्स खाए होंगे ना, तो आप ऐसा है कि ज़ख्मी बंदे के नमक डाल रहे हो। वो कहेगा 30% में तो मेरा पूरा गाँव पास हो जाए। तो उसको थोड़ा-सा इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए। जो भी है साथ-साथ पढ़ने का ही एक नोट पे क्लासेस में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये तीनों सेक्शन का वो समझ आता है। सेक्शन ए, बी, सी। सी में हमें एक्सेल और वर्ड प्रोसेसर चाहिए होगा। सर एक्सेल की प्रैक्टिस कैसे करनी है? वो धीरे-धीरे मैं समझाऊँगा। एक्सेल की प्रैक्टिस करने के लिए आपका नॉर्मल एक्सेल आपके कंप्यूटर पे है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा एक्सेल चाहिए, कोई एडवांस एक्सेल नहीं चाहिए। हाँ, एफएम में कुछ फ़ॉर्मूलेज़ लगते हैं एक्सेल के, वो सारे मैं आपको बताऊँगा। एनपीवी का, आईआरआर का जो भी फ़ॉर्मूले एक्सेल के यूज़ होने वाले हैं, छोटे-छोटे से फ़ॉर्मूले दैट आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास इटसेल्फ कि कैसे प्लेटफ़ॉर्म पे वो फ़ॉर्मूलेज़ लगाने हैं। और राइटिंग का जो है, वो राइटिंग का प्रैक्टिस आपको राइटिंग करके आएगा, लिख के आएगा। तो इन 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पेपर पैटर्न को लेके क्लैरिटी है सबको? दूसरा बात नेगेटिव। हाँ, एक अच्छा डाउट पूछा है, सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। भई अगर एसीसी में नेगेटिव मार्किंग आ जाए ना, तब ये रिज़ल्ट जो 30% से है ना, ये घट के फिर और भी कम हो जाए। तब रियल में और कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं आ सकती। तो इसलिए ये भी है कि आप जल्दी-जल्दी निकालिए पेपर। बाकी जहाँ तक बात है प्रोफेशनल लेवल अभी भी पूरा सब्जेक्टिव है आप लोग का, जो लास्ट के 4 पेपर हैं, वो पूरे सब्जेक्टिव है, उनमें एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू आपके नॉलेज लेवल में 100% होते हैं, यहाँ पे आके 60% हो जाते हैं और प्रोफेशनल लेवल में जाके रिमूव हो जाते हैं। ठीक? और कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? रिसोर्स पढ़ें कैसे? रिसोर्सेस आप देखो, पहले क्लास नोट्स, क्लास नोट्स को रेफर करो। सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप क्लास के नोट्स आपके टिप्स में होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप क्लास नोट्स पढ़ के रैंक ले आओगे, बट एट लीस्ट आपको क्लास नोट्स आते हैं तो उससे बात की बात कर सकते हैं। जिसको क्लास नोट्स रिवीजन नहीं कर रहा है, क्लास नोट्स की चीज़ें क्लियर नहीं है, वो दुनिया जहान की बुक पढ़ ले, वो क्रैनिंग ही करता रहेगा। फर्स्ट ब्रिंग क्लैरिटी, कांसेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास, सो दैट इज़ क्लास नोट्स। वो क्लियर होना चाहिए कि मैंने आपसे पूछा कि बच्चों रिलेवेंट कैश फ्लोज़ क्या होते हैं? या पे बैक पीरियड कैसे निकलता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं? वो सब चीज़ें यू हैव क्लैरिटी।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है योर किट, जो भी किट आप रेफर कर रहे हैं, वेदर यू आर रेफरिंग कैप्लन किट, वेदर यू आर रेफरिंग बीपीपी किट, जो भी किट आप रेफर करते हैं उसको क्लास नोट्स के बाद उस टॉपिक की किट जरूर सॉल्व करनी है। स्टडी टेक्स्ट अभी नहीं बात कर रहा, देखो हर स्किल लेवल में आपको दो बुक्स, कोई भी राइटर फॉलो कर रहे हो, कई सारे राइटर होते हैं, कैप्लन बीपीपी मेनली दो राइटर्स अच्छे राइटर माने जाते हैं, ये दोनों राइटर अपना स्टडी टेक्स्ट और अपनी किट देते हैं। स्टडी टेक्स्ट में कंसेप्ट होते हैं, किट में क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्लास नोट्स को करने के बाद किट को जरूर ट्राई करिए, और उसके बाद उस टॉपिक को अगर आपको टाइम मिलता है तो स्टडी टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं दोबारा रिवाइज करने के पर्पज से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी किट तो क्लास के साथ साथ खत्म हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग किट आफ्टर बैच इज ओवर। क्लास के साथ साथ तो 5 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाए होते हैं उन्होंने। जनरली दे आर ओनली सॉल्विंग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इन द स्टडी टेक्स्ट। ठीक है, देखो स्टडी टेक्स्ट की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। हम क्लास में भी जो अंडरस्टैंडिंग्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, वो कंसेप्ट को समझने के पर्पज से करते हैं, बट उनको अप्लाई कि मैं खुद अप्लाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से सीखोगे? वो तो किट से ही सीखोगे ना। अच्छा, रिसोर्स में ना देखो, एसीसीए ने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए किया है और ये एक प्लस पॉइंट है बाकी किसी भी क्वालिफिकेशन से। अभी तक मैंने किसी क्वालिफिकेशन में इतना सपोर्ट नहीं देखा है जितना एसीसीए ने दिया है। चाहे आप इंडिया की क्वालिफिकेशन की भी बात करिए, दो चीज इन्होंने आपको प्रोवाइड करा है। एक कहलाता है एसीसीए स्टडी हब। देखो स्टडी हब की एक्सेस के लिए आप एसीसीए में रजिस्टर होना जरूरी हो, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टडी हब को एक्सेस करना जरूरी है, बट अगेन इट्स एन एड ऑन। स्टडी हब में एसीसीए का खुद का स्टडी टेक्स्ट और खुद के क्वेश्चन है। जनरली स्टडी वो सिमिलर ही है, जो आप कोई भी किट रेफर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन जनरली सिमिलर होते हैं, बट आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन या नया रीडिंग पढ़ने को, लिखने का तरीका सबका डिफरेंट होता है एक ही कंसेप्ट। तो फिर भी आप स्टडी हब से रीड करने का इतना कोई आपको रेलिवेंस नहीं है कि आपको स्टडी हब से पढ़ना ही चाहिए। कंसेप्ट उसमें कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, बट इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम यू कैन ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी हब। मतलब क्वेश्चंस का कमी नहीं है आपके पास, कंटेंट भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। You don't even require to buy kits of Kaplan PPP. Student can depend on study hub. Although quality still need to be improved little bit, but काफी synchronized एक जगह पे हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। इसके बाद स्टडी हब के बाद आपका आता है बच्चों प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ये दो डिफरेंट चीज है, कई बच्चों को लगता है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और स्टडी हब सेम है, नहीं, ये दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। स्टडी हब को एक्सेस कैसे करना है, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जिसको नहीं समझ आया वो देख लेना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसे एक्सेस करना है वो तो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का यूज क्या है, ये मॉक मॉक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक मॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, जैसे मनी कंट्रोल पे कई पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे ये प्रैक्टिस का मॉक प्लेटफॉर्म है, जो आपको सेम पेपर का एनवायरनमेंट आपके घर पे क्रिएट करके देगा और आप उस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, एसीसीए हर बार प्री मॉक देता है, हर अटेम्प्ट के लिए एसीसीए एक प्री मॉक देता है। तो एक फ्री मॉक, देखो हम तो मॉक्स क्लास में देंगे ही, क्लासेस में मॉक्स होंगे, पर जो एसीसीए की तरफ से भी एक प्री मॉक होता है जो बच्चों को नहीं पता होता, यू कैन ट्राई दैट प्री मॉक। इट कम बिफोर एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं है कि पेपर में इसी से आता है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है रिसोर्सेज को लेके चीजें? देखो इस पेपर के कोर्स की बात करें, टॉपिक्स की बात करें है क्या, तो अब मेन चीज स्टार्ट करते हैं एफएम के बारे में, कि इसमें पढ़ना क्या है। तो सिर्फ 4 टॉपिक है एफएम में हमारे, सिर्फ 4 टॉपिक है। सर कौन कौन से 4 टॉपिक है? पूरे कोर्स में 4 नॉलेज एरिया है, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं, बट मेनली 4 ही आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपका फॉरेक्स आ जाता है। तीसरा एरिया आपका आता है इसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और फाइनल एरिया आपका आ जाता है इसके अंदर बिजनेस वैल्यूएशन एंड फाइनेंस। बिजनेस वैल्यूएशन एंड फाइनेंस, तो ये 4 एरिया आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और
का एग्जाम तैयार होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन एंड फाइनेंस। एक चीज आपको बता देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट से सेक्शन सी में क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी हर जगह आ सकता है। जनरली सेक्शन सी का बड़ा क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट से नहीं बनता है, पूरा सिनेरियो, पूरी कहानी नहीं बनेगी, आपके लेवल पे नहीं, एएफएम में आता है। तो सेक्शन सी में ये एरिया नहीं आता है, और बिजनेस वैल्यूएशन एंड फाइनेंस में बिजनेस वैल्यूएशन नहीं आता, फाइनेंस आता है। मतलब बिजनेस फाइनेंस अलग चीज है, बिजनेस वैल्यूएशन अलग चीज है। बिजनेस फाइनेंस हुआ कि एक बिजनेस को पैसा कहां से उठाना है। तो यहाँ तक बात समझ आती है सब बच्चों को? कोई मन में डाउट कोर्स को लेके? कैपिटल बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल और बिजनेस वैल्यूएशन। चलो ठीक है, सिंपल से हमारा 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना है हमें, एग्जाम क्लियर करना है। अब बात ये आती है, एफएम क्या है, क्यों है, और ये चैप्टर्स हमारे कोर्स में क्यों है, इनका पर्पस क्या है। इन चारों चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले एफएम के बारे में समझ के। आप में से किसी को पता है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्यों किया जाता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये टॉपिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो मैंने 4 टॉपिक्स के नाम लिए? किसी को कोई आइडिया? वेल्थ, टू मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। अच्छा, So to get to know from where the finance can be easily borrowed and at a cheaper rates. ठीक है, देखो, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस है कि पैसा कहाँ से हमें मिल सकता है। एफएम में हम ये जानना चाहते हैं। देखो, आपको एफएम का पूरा पैरेडी समझाऊं, तो एक होता है सोर्स, फिर होता है एप्लीकेशन। सोर्स, एक मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरीके से बिजनेस को रन करने का एक तरीका है। कैसे आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो, वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अच्छा, एक बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल, उसको ही कहते हैं सोर्स। इस कैपिटल को मैं कहां से ला सकता हूँ? इक्विटी। इक्विटी या डेट। मेरा खुद का पैसा हो सकता है, इक्विटी कहलाएगा, या मैं बोरो करके पैसा लगा सकता हूँ। इस सोर्स को, ये जो पैसा आप लेके आए इक्विटी या डेट से, ये कौन डिसाइड करेगा कि पैसा मेरे को इक्विटी से लाना है, इक्विटी मेरे को डेट से लाना है? इसी टॉपिक को बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अभी लोग तो पढ़ोगे। तो एक बिजनेस को पैसा चाहिए रन करने के लिए, पैसा किससे उठाना है, किस रेट पे उठाना है, क्योंकि जो भी पैसा उठाओगे उसकी क्या होगी, एक कॉस्ट। ये कैपिटल है, एक तरीके से इक्विटी डेट कैपिटल है, और ये फ्री में तो कोई देगा नहीं। भाई आप किसी से पैसे लेने जा रहे हो तो इक्विटी डेट यू विल गेट फॉर फ्री नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? भाई जो आपको पैसा दे रहा है उसको उस पैसे पे जो रिटर्न चाहिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। मान लो हम गए, देखो एफएम को समझो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग पेपर है, आप एफएम को बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुलाइज करो। मान लो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हमें कुछ बनाना है, लेट्स से हमें कोई टेक बनाना है, ऑनलाइन कुछ बड़ा फोड़ना है, तो ऐसा कुछ आइडिया आया। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए अपन पहुंच गए, लेट्स से शार्क टैंक पहुंच गए, भाई पीयूष बंसल जी के पास पहुंच गए, उनको थोड़ा सा इमोशनल किया कि भाई हमें फंडिंग चाहिए 100 करोड़ की। वो हमें 100 करोड़ से लेके आ गए 5 लाख पे, और 5 लाख में भी कहते हैं कि 1 लाख इक्विटी दूंगा, 4 लाख डेट दूंगा। चलो ठीक है सर पीयूष जी, कुछ जो भी आपका सपोर्ट हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस बंदे ने मुझ मेरे से एक एक्सपेक्टेशन लगा रखी है मेरे बिजनेस से, इक्विटी और डेट की दोनों की मिला के एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर एग्जांपल हम अपने इस एग्जांपल में 10% ले लेते हैं। तो पीयूष ने कहा कि भाई मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम्हारा धंधा स्टार्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी योर इन्वेस्टर, आई विल बी योर सोर्स, बट डू मैनेज इट वेल, आई वांट रिटर्न एटलीस्ट 10% ऑन माय फंड। ठीक, अब ये पैसा मिल गया आपको, यू आर फंड मैनेजर्स। अब क्या करोगे आप इस पैसे से? पैसे लगाओ, अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन।
पैसा आपके पास आ गया, अब आप अप्लाई करोगे और अप्लाई करते वक़्त आप 2 जगह अप्लाई करते हो। एक लॉन्ग टर्म, यू विल डू सम कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप फैक्ट्री परचेज़ करोगे, नॉन करंट एसेट परचेज़ करोगे, एक बिज़नेस के लिए आपको चीज़ें चाहिए, कुछ यू विल डू सम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एंड अदर आर शॉर्ट। अब मुझे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर को सोच समझ के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शॉर्ट टर्म वालों को भी सोच समझ के करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अंडरस्टैंडिंग कि मैं लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर सोच समझ के करूँ, उसके लिए हमारे पास चैप्टर कौन-सा है? कैपिटल बजटिंग। आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस अच्छे से अच्छे हो पाएँ, आप लॉन्ग टर्म डिसीजन में मिस्टेक ना करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जिसका लाइफ 10 साल है, 15 साल है, आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर अपना भी क्या दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट की अच्छे से एनालिसिस करो और फिर पैसा लगाओ। तो ये फाइनेंस मैनेजर उस प्रोजेक्ट की पहले स्टडी करेगा। भई मान लो आपने रोड का कंस्ट्रक्शन आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, आप फंड लेके आ गए। आप एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया जिसमें आपको रोड को कंस्ट्रक्ट करके देना है गवर्नमेंट को। तो जब आप रोड कंस्ट्रक्शन का प्लान लोगे गवर्नमेंट का, तब आप ये चेक नहीं करोगे कि ये मेरे को कितने साल बनाने में लगेंगे, इसके रिटर्न कब आएँगे और क्या मेरे को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो सारा डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आपको कंपनी ने हायर कर रखा है, ताकि आप कंपनी के लिए ये सारी एनालिसिस करके कंपनी को दे सकें। बड़ा क्रिएटिव सा काम है। रिपिटेटिव बोरिंग काम नहीं है ये, ऑडिट और अकाउंट्स की तरह। ऑडिट एंड अकाउंटिंग तो अभी मान के चलो उसकी जॉब्स तो बहुत सारी है, बट सबसे ज़्यादा रिपिटेटिव काम है, हर कोई कर लेता है। आप अगर मार्केट में चेक करोगे ना टॉप अ पेड जॉब्स टॉप पेड जॉब्स में सबसे ऊपर तो आपकी यही इंजीनियरिंग और ये सारी आएँगी, आईटी सेक्टर आएगा। बट टॉप 5 में फाइनेंस भी आता है, हाई अर्निंग जॉब्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो लॉन्ग टर्म अगर पैसा मैनेज करना है तो कौन-सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म यानी मैं कितना इन्वेंटरी रखूँ, कितना रिसीवेबल रखूँ, कितना उधार पे दूँ, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल मैनेज। आप अगर अपना कोर्स देखोगे तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपका कोर्स में कैपिटल बजटिंग क्यों डाला गया? व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग? 2 वर्ड से बना है कैपिटल और बजटिंग। आप अपना कैपिटल जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो बजट करो, प्लान करो। भई आप आपको मैं कहूँ यार जाके आज आज शाम का खाने का प्लानिंग करते हैं। तो आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे। आप 10 मिनट, 15 मिनट पहले सोचना शुरू करोगे, आधे घंटे पहले ज़ोमैटो पे खोलोगे, कुछ खाने-वाने के लिए ऑर्डर कर लोगे, काम हो गया। बट वही मैं कहूँ यार एक कार की प्लान करते हैं। अपन एक कार खरीदने चलते हैं। आप ये थोड़ी कहोगे कि सर कार अभी शाम को ही खरीद दोगे क्या? हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द फंड अगर आप वो निखिल कामत जी हो तो बात अलग है। तो वो तो पॉडकास्ट पे 25 लाख रुपए फेंक देते हैं, मतलब चैरिटी कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिसीज़न कौन-सा ले रहे हो? उसके लिए कितनी प्लानिंग चाहिए? किस तरीके से हर डिसीज़न देखो डिसीज़न सब इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़िंदगी में हर डिसीज़न इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म इम्पोर्टेंट नहीं है या लॉन्ग टर्म ही इम्पोर्टेंट है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट दोनों के लिए तरीका अलग है। जो मेथड आप लॉन्ग टर्म डिसीज़न को एनालाइज़ करने के लिए लगाओगे, वही शॉर्ट टर्म में थोड़ी लगाओगे। तो वही आपको पढ़ना है। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर समझ आता है। बिज़नेस फाइनेंस समझ आता है। अभी भी 2 बात रह गई सर, ये बिज़नेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये भी सुन लो। देखो, एक बिज़नेस की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एक बिज़नेस की वैल्यू उसके प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, उसके कैश फ्लोज़ पे डिपेंड करती है। एक बिज़नेस जो कई सालों से चल रहा है, इट नीड टू बी वैल्यूड ताकि उसके शेयर प्राइस डिटरमाइन हो सके, ताकि नए शेयर इश्यू हो सके, ताकि और फंड ला सके। भई मैंने आज धंधा स्टार्ट किया और मैं कई सालों से उस धंधे को चला रहा हूँ। कल को मेरे मेरे साथ नए बंदे उस धंधे में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं किस वैल्यू पे अपने शेयर दूँगा? गुडविल है, कई सारी चीज़ें हैं, उसका वो काम भी तो फाइनेंस मैनेजर का काम है। भई मेरा बिज़नेस का वैल्यू हर साल चेंज हो रहा है और सर वैल्यू जानना क्यों ज़रूरी है बिज़नेस का? ग्रोथ कितना कर रहा है? बिना वैल्यूएशन के हाउ विल यू नो कि आपका बिज़नेस किस लेवल पे पहुँच गया? आप देखते हैं फंडिंग भी कई लेवल पे ली जाती है और वैल्यूएशन पे फंडिंग डिपेंड करती है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में पैसा तब लगाएगा जब उसको आपकी कंपनी की वैल्यूएशन नज़र आएगी। अगर आप में से किसी ने शार्क टैंक देखा होगा तो वो कई बार रिजेक्ट कर देते थे, जिनकी वैल्यूएशन उनको समझ नहीं आती थी। भई वैल्यूएशन बड़ा देखो वैल्यूएशन को साइंस नहीं बोलते हैं। जनरली आप कोई भी बुक पढ़ोगे ना वैल्यूएशन की दामोदरन बड़े रिस्पेक्टेड हैं फाइनेंस में। उनका वैल्यूएशन का बहुत मोटा-मोटा बुक आता है।
किसी भी बड़ी बुक में पढ़ोगे तो सबसे पहली लाइन यही होती है, वैल्यूएशन इज़ नॉट अ साइंस, वैल्यूएशन इज़ आर्ट। कोई एक फिक्स तरीका नहीं है वैल्यूएशन करने के, वैल्यूएशन करने के कई सारे तरीके। तो वही आपको वो आर्ट सीखनी है और कल को आपको इसमें करियर देखो, करियर बनाना है तो ये मत समझना कि आपने एफएम पढ़ लिया, एएफएम पढ़ लिया तो करियर बन गया। पढ़ाई का अपना अलग रोल है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का अलग रोल है। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और फिर आप कीन टू लर्निंग होना चाहिए। ये आप अकाउंट जैसा नहीं है कि आपको स्टैग्नेंट होने देगा, बैठने देगा। फाइनेंस की जॉब मुंबई में सबसे अच्छी जॉब्स है। अगर आपको किसी को फाइनेंस में जाना है, इंडिया में तो मुंबई को फाइनेंस कैपिटल बोला जाता है। जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है ना, मुंबई फाइनेंस की कैपिटल मानी जाती है। और बहुत ऐसी-ऐसी कंपनियाँ हैं जो पूरा फाइनेंस की तो कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो पूरा मार्केट ही चलाती हैं। उनमें आप घुस गए तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर में ग्रो कर सकते हैं। बट हाँ, 18 घंटे से कम काम नहीं कराती वो डेली। अगर 24 घंटे हैं तो 17-18 घंटे आप मान के चलो। कि रिलैक्स लाइफ नहीं होने वाली जो ये अकाउंट्स ऑडिट की फर्म्स है। सुबह कहीं शाम को आए, बॉस के साथ पॉलिटिक्स किया, फिर उसके बाद 4 दोस्तों से बात किया कि यार मेरा अप्रेज़ल नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। वो पॉइंट ही नहीं आता वहाँ पे। काम का लोड ही अलग लेवल पे है। पैसा-वैसा तो देंगे वो, खुला पैसा देंगे। बेंस, मैकेंज़की, बीसीजी है, स्टार्टिंग पैकेज 12 लाख का है। स्टार्टिंग फ्रेशर का। इंटरव्यू क्रैक करके अंदर जाओ, 12 लाख रुपए देने को तैयार है। पैसे लो उनसे, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख के पैकेजेस कुछ भी नहीं है उस कंपनी के अंदर, इफ यू एंटर्ड। बट वो उसी लेवल से तुम्हारी गोवा के ट्रिप भी कराते हैं वो। मतलब आपको वो अलग-अलग ट्रिप पे भी लेके जाएँगे। हर 2-2 महीने, 3 दिन बड़े-बड़े आलीशान ट्रिप होते हैं। बट जब काम है तो उसी लेवल पे काम भी। बाकी तो फिर आईएम्स का रोल भी उसी कंपनी में ज़्यादा आता है। क्लाइंट को जो क्लाइंट हम ऑपरेशनल टीम में हैं एक तरीके से बैक ऑफिस। कल को आप ग्रो करके फ्रंट में चले जाते हो तो वो बात अलग है। बट जनरली आईएम्स होते हैं फ्रंट में जो क्लाइंट से डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं। अब भाई आपके सामने आपने अपना सीए करा, एसीसीए करा, 5 साल अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके किताबों को देख के, तो उतना कम्युनिकेशन डेवलप नहीं किया या उतना आपने वो माहौल नहीं देखा है। आईएम वाले लड़के इसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं। अब आपके सामने एक 10,000 करोड़ का बंदा बैठा है। आप क्या बात करोगे? चाहे उसको आता है नहीं आता, बट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस कि ये पैसे इतने बड़े एचएनआई भी कहना गलत होगा। अल्ट्रा द इन इन ये हाउ देयर थॉट प्रोसेस वर्क, मेरी बातों को कैसे लेके जाएँगे? तो वो फिर आगे एक गोल होता है, उस लेवल पे तो फिर पैकेज की बात ही नहीं होती। ये वैल्यूएशन का पर्पस समझ आया आपको इस टॉपिक का? रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा-सा समझा। देखो कुछ ऐसा खास पढ़ाने का पर्पस नहीं है, फाइनेंस का डर दूर करने का पर्पस है। बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि फाइनेंस के इस पेपर को लेके ही डरे हुए हैं कि गलत माइंडसेट है। इंटरेस्टिंग पेपर है, सीखने वाला पेपर है और इसी से कि किसी भी पेपर से आपको डरना नहीं है। जर्नी में ये ध्यान रखो कि डर सिर्फ उसको लगता है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, डरने का कोई मतलब ही नहीं। रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट ये क्या है? अब आप जानते हो क्या सारी ट्रांज़ैक्शन आजकल डोमेस्टिक ही होती है? नहीं। तो लाइव एग्ज़ाम्पल आप लोग खुद ही डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन नहीं करते। पाउंड में होती है ना आप लोग की ट्रांज़ैक्शन, एसीसी को आप पेमेंट करते हो चीज़ें, तो हाँ जी, अभी होने वाली। तो वही बात है कि रिस्क मैनेज करना पड़ता है। अब आप लोगों के लिए तो चलो जो अमाउंट आप लोग पे कर रहे हो वो बड़ा अमाउंट है। बट उसका रिस्क मैनेजमेंट में इतना रोल नहीं है। बट एक कंपनी जो हज़ारों करोड़ की ट्रांज़ैक्शन कर रही है, एक इंडिया की कंपनी जो यूके से सामान खरीद रही है, एक इंडिया की कंपनी जो यूके में सामान सेल कर रही है, उसको फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क है कि नहीं? देखो बात सिंपल है। आज 1 पाउंड कितने का है? 100 लास्ट लास्ट मैंने जब स्टूडेंट की पेमेंट करी थी तो 106 चल रहा था। जब मुझे भी हाँ, 106 आपका चल रहा है, प्लस उसपे चार्जेस लग जाते हैं बैंक के। हाँ। 10 अलग-अलग बैंक के अलग-अलग रेट है। अब ये मान के चलो कि आज मैंने एक सामान खरीदा यूएस से, यूके से, पाउंड यूके में चलता है। यूके से मैंने 1 लाख पाउंड का सामान खरीदा, 1 लाख पाउंड क्या, 1 लाख पाउंड का सामान खरीदा, तब रेट था 106 और बाद में रेट हो गया 170। बताओ मेरे को नुकसान होगा नहीं होगा? चलो आपके टर्म्स में समझाता हूँ। आपकी फीस कितनी जाती है स्किल लेवल की? एक पेपर का कितना पाउंड है? 135 या 137 है। 130 चलो 100 पाउंड मान लेते हैं, 100 पाउंड। अगर आपकी फीस 100 पाउंड है और 1 पाउंड ₹100 के बराबर है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10,000। 10,000 तो अभी देने पड़ेंगे। मान लो जनवरी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई वॉर हो जाती है। अचानक से यूके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इंडिया या चलो मतलब कुछ होने लगता है। ऐसे ऐसी बातें नहीं सोचे तो ऐसे और कुछ कर देते हैं। इकोनॉमिक बूस्ट वहाँ इकोनॉमिक बूस्ट
आजकल ऐसे भी वो बच्चों से मिलने बहुत जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों से। बट लग नहीं रहा मेरे को जिस तरीके से ऋषि जिनको नहीं पता वो यूके में प्राइम मिनिस्टर हैं और पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ के। तो उन्होंने काफ़ी साल फाइनेंस संभाला। जब मैं टैक्स पढ़ाया करता था, तो उनके बारे में बताया करता था बच्चों को, चांसलर थे वहाँ के वो। अभी तो लाइमलाइट में जैसे ही वो पीएम बने, वहाँ पे से जैसे हमारे प्रेज़िडेंट होता है, वहाँ पीएम की पोज़ीशन होती है। जैसे ही वो पीएम बने तो वहाँ पे इतना वो सारा कुछ सँभाल रहे हैं, बट लोग उनसे खुश नहीं हैं। वहाँ की इकोनॉमी को वो कह रहे हैं कि दे हैव हेल्थ केयर को लेके कई चीज़ों को लेके इश्यूज़ है, बट आई थिंक अ, वो भी काफ़ी हद तक मोदी जी जैसे ही हैं। काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, ताकि यूके में जो चलता हुआ बैगेज आ रहा था ना, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छे माइंडसेट से वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट मान लो यूके कुछ वो बहुत अच्छा कर देते हैं यूके के लिए और ₹200 हो जाता है, ₹300 हो जाता है। तो आप समझ रहे हो? आपका पेपर का फीस का कैसा चेंज आया है। तो अगर मैं आपके साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि फ्यूचर में रेट कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ? तो आप अपने 100 पाउंड के लिए रिस्क मैनेज करना चाहते हो, कंपनी के तो बड़े-बड़े पाउंड हैं। और मल्टीपल कंट्रियों में ट्रांज़ैक्शन है। उसको मैनेज करने के लिए कंपनी का फाउंडर खुद तो नहीं बैठेगा। उसके लिए भी उसे एक क्वालिफाइड बंदा चाहिए। वो आप देखो नॉलेज का वैल्यू समझो। मैं आपको आज की क्लास में आपको नॉलेज का वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप एसीसीए में जो पेपर पढ़ रहे हो उसका क्या वैल्यू है? आपको अच्छा जॉब लग जाएगा? अगर आपको जॉब नहीं लगता तो क्या करोगे? आप अपना वेंचर कर सकते हो, वेंचर भी कर सकते हो। बल्कि एक जिसको नॉलेज नहीं है वो वेंचर डाल सकता है, जिसको नॉलेज है वो क्या वेंचर नहीं डाल सकता। आती बात समझ में मेरी आपको? भई यू कैन डायरेक्टली गेट फंडिंग फ्रॉम द एलाइड लीग। जिनके पास पैसा है वो आपसे बात करेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है। सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा नहीं, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप कई चीज़ें मैनेज कर सकते हो, आप पैसा भी बचा सकते हो। नॉलेज नहीं है, चलो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। देखो ज़्यादा ठीक है कि नहीं? नॉलेज का मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊँ। आप में से मोस्टली एयरपोर्ट पे गए होंगे बच्चे। आप तो जैसे मान लें आपका कोई फ्लाइट है, एयरपोर्ट पे आप गए। अच्छा ये बात आपको सबको पता है कि एयरपोर्ट में अपन खाते-पीते हैं कुछ भी, तो प्राइज़ी है कि नहीं? बहुत प्राइज़ी है। बट आपको मालूम है एयरपोर्ट लॉन्जेस होते हैं। वो क्या है? आपको मालूम है उसका कांसेप्ट? आज की डेट में अपन सब लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। हमें उनका इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। आप आप सेम चीज़, सेम बेनिफिट अपने डेबिट कार्ड से फ्री में ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1000, 2000, although it's a small example, it may not be matter to many individuals, but it's more about the thinking pattern. How you think, क्योंकि आप नॉलेज को अभी वैल्यू नहीं करो, स्मॉल लेवल पे तो बड़े लेवल पे भी नहीं करोगे। तो मेन चीज़ नॉलेज होता है और नॉलेज अगर आपको भई एक आपको फाइनेंस का चैनल है, फाइनेंस विद शरण। शरण करके बंदा आपने इंस्टाग्राम 2 साल में वो फाइनेंस का नॉलेज दे के इतना बूम हो गया। ये सब पढ़ने के बाद आपको वो सब समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आना, बट लेमैन लोगों को आप ये चीज़ इंटरेस्टिंग वे में प्रेज़ेंट करते हो तो आप कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर 1-1 लाख महीने का डॉलर कमा रहे हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन कंटेंट। ध्यान रखो, नॉलेज से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कौन-सा कंटेंट बिकता है? फाइनेंस। सबसे ज़्यादा फाइनेंस का कंटेंट मार्केट आपके व्यूज़ देख लेना। अभी आप नेट पे डाल के देखो, आईपीओ के बारे में भी आईपीओ के सीज़न चल रहे हैं। हाँ, अब डोम्स के आईपीओ के वीडियो जिनका कोई ज़्यादा प्लेयर नहीं है। एक वो रचना रानडे है। तो वो 4-5 लोग वीडियो डालते हैं। दे आर अर्निंग, व्यूज़ पे अर्निंग है। आप वीडियो देखोगे जिसको फाइनेंस आता है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि भई हमें बहुत कुछ नॉलेज होगी। बट हाँ, उन्होंने क्लब कर रखा है चीज़ों को। आप भी अपने साइड मेहनत करके क्लब करके प्रेज़ेंट करो। इंटरेस्टिंग भी है, क्रिएटिव भी है काम और किसी पे डिपेंडेंसी भी नहीं है। तो नॉलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप उसको से बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके मत चलो कि यार एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा, बट नॉलेज कांसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है बिल्ड करना। मैं एक स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ। उसने हालाँकि अभी काफ़ी टाइम से मैं टच में नहीं हूँ, शायद मुंबई चला गया है वो। मेरे पास एफआर पड़ा था उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और वो रैंक लेके आया था। कोविड के टाइम की बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ली थी उसने। लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। रैंक 3 आई थी उसकी ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद उसने एसीसीए को हॉल्ट लग कर दिया और वेंट टोटली इंटो फाइनेंस। रैंक आने के बाद भी पेपर प्लान नहीं किए उसने दोबारा एसीसीए के। उसको फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट था कि वो पूरा का पूरा फाइनेंस पोर्टफोलियो आज वो बहुत छोटी सी एज में उसका एक खुद का यूट्यूब चैनल है 10 मिनट फाइनेंस जिसमें 20-30 हज़ार फॉलोवर। इट्स नॉट ज़्यादा ही होंगे, मैं बहुत पहले बता रहा हूँ 20-30 हज़ार। वो छोटे-छोटे 10 मिनट फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाने लग गया।
मुंबई में शायद अभी किसी फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेज करता है, कई सारे क्लाइंट हैं। तो बहुत सही लेवल पे वो चीज़ों को उस एज से ही उस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होता है तो माइंडसेट डेवलप होता है। तो ध्यान रखो, हमारे फाइनेंस में ये सारा धंधा करके जो हम कमाते हैं इसको बोलते हैं आरओआई। आपने पैसा उठाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये एप्लीकेशन अच्छे से करोगे तो हर साल क्या आएगा? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आपका आरओआई अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो वेल्थ क्रिएट होती है, कंपनी की वैल्यू क्रिएट होती है। एफएम का मकसद ये है कि शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करना। जो सबसे पहले आंसर दिया था उसका मीनिंग समझा रहा हूं। आप जब कहते हो कि शेयर पर्पस ऑफ एफएम इज टू क्रिएट शेयर होल्डर वेल्थ, उसका मतलब क्या है कि जितना उनका एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करो या उससे ज्यादा। भाई मुझे पीयूष बंसल को 10% देना है बट मेरा धंधा 15% कमा के दे रहा है, बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली ये 5% भी तो पीयूष को मिलेगा, क्योंकि इक्विटी वालों को तो जो जितना उनको चाहिए उससे एक्स्ट्रा भी किसको मिलता है? इक्विटी को ही मिलता है, डेट को फिक्स मिलता है। तो ये 5% भी उनकी क्या क्रिएट कर रहा है? वेल्थ क्रिएट कर रहा है। एक सिंपल सी बात है, आप कहीं सैलरी कमा रहे हो और वो सैलरी आपके डेली एक्सपेंस, इन्फ्लेशन, सेविंग को बीट करने के लिए कामयाब नहीं है, तो आपकी वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? जिस तरीके से शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, आप अपना टाइम लगा रहे हो, आप अपनी सर्विस लगा रहे हो, तो उसका रिटर्न कम से कम इतना आना चाहिए ना कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके। तो बच्चों यहाँ पे यही बात करता है ये कि आरओआई शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक और आप यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देखोगे आपके एफएम में, जिसमें जब हमारे पास फंड आ जाता है तो दो क्वेश्चन और आते हैं। फंड मैनेजर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन और आते हैं। हमने कमा लिया, अब इस पैसे का क्या करें? क्या बिजनेस में री इन्वेस्ट करें या एज अ डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें? तो ये भी आपका एक टॉपिक है, री इन्वेस्ट करना बिजनेस में या इसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो, आप मोस्टली कहोगे कि सर री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बट कई बार ना बिजनेसेस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं होता। आप और पैसा लगाओगे तो भी रिटर्न नहीं कमा पाओगे। इससे बेटर है कि आप पैसा वापस कर दो, वो कहीं अपनी जगह किसी और कंपनी में किसी एफडी में पैसा लगा के ज्यादा कमा लेंगे। तो वो डिसीजन आपको देखना पड़ता है कि जो पैसा कमाया वो एज अ डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर और शुड बी रिटेन इन द बिजनेस एंड री इन्वेस्टेड फॉर द ग्रोथ। अगर कंपनी को ग्रोथ लग रही होगी तो वो री इन्वेस्ट करेंगे खुद के पास, वरना क्या करेंगे? बांट देंगे। सर बात है। तो यहाँ तक बात समझ आती है सबको? हमारे चार चार टॉपिक्स हैं, या चार, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। और आपको मैं थीम भी समझाया हूँ किस तरीके की चीजें हैं। तो दोबारा से एक बार फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा एरिया आपका कैपिटल बजटिंग है, जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमें 5-6 क्लास कैपिटल बजटिंग में लगना है बच्चों। उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन एंड फाइनेंस आपका बड़ा एरिया। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत छोटा सा एरिया, और रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा हम रुक के भी करेंगे। ये एरिया थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को, क्योंकि इतना पाउंड का, डॉलर का, फॉरेक्स का आप लोगों को नॉलेज नहीं होता ना, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स तक का आ सकता है, वरना कभी कभी तो 4 से 6 मार्क्स का भी 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं इस एरिया से। तो आपके मोटा मोटा कितने टॉपिक हो गए? फिर सिर्फ 3 टॉपिक। बट हाँ, एफएम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि थ्योरी भी आती है। एक ये नोट मैं आपको दूं, एफएम में थ्योरी आती है। अगर आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो थ्योरी क्रैक नहीं कर पाओगे। थ्योरी से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको लिखना है वहां पे, लर्न करके नहीं। वो आपसे ना जैसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो काफी प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं कि एनपीवी, सॉरी, आईआरआर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या लिंक? कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर चेंज होगी तो क्या कंपनी का आईआरआर चेंज होगा? आईआरआर प्रोजेक्ट का रिटर्न होता है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको क्रैक करने के लिए कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। बाकी कुछ चैप्टर्स में प्योर थ्योरी है, वो तो हम अलग से करेंगे करेंगे कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है। जैसे आपकी इकोनॉमिक्स है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी है इसमें, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, थोड़ा बहुत आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। वो सब हमारी साइड साइड डिश है, मेन डिश ये है। ये 4 मेन डिश है हमारी। एक बैलेंस शीट में हमेशा फाइनेंस के पेपर में बच्चों को बताता हूँ, आप लोग को भी बता रहा हूँ। हालांकि समझ आ गया आपको, बट फिर भी देखो, एक बैलेंस शीट आप समझते हो ना क्या होती है?
जिसके अंदर आपकी वेल्थ होती है, शीट ऑफ बैलेंसेस होती है। तो बैलेंस शीट भी अगर आप फाइनेंस के नज़र से देखो ना, अपने अकाउंट्स के तरीके से तो बहुत बार बैलेंस शीट देखी होगी, बट फाइनेंस के तरीके से अगर बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट में इस साइड हम लिखते हैं सोर्स और इस साइड क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन। कैसे सर? आपने तो अभी तक पढ़ा, एक साइड लिखते हैं लायबिलिटी, एक साइड लिखते हैं एसेट्स। बट अगर फाइनेंस की टर्म में बोले तो हम लायबिलिटी एसेट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? सोर्स और एप्लीकेशन। आप पैसा कहाँ-कहाँ से ला सकते हो? इक्विटी से या नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी आपकी डेट, या करंट लायबिलिटी। ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ आती है हर बच्चे को, हालांकि बहुत इन डेप्थ नहीं, अकाउंट्स में ज्यादा समझ नहीं होती है। यहाँ तो सिर्फ इक्विटी का मतलब क्या हुआ? अपना पैसा। नॉन करंट लायबिलिटी यानी उधार का पैसा, बट लंबे समय के लिए। मान लो आप अपने दोस्त से 3 महीने के लिए पैसा लेते हो, तो वो क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी। बट वहीं आप एक बैंक के पास जाके 5 साल के लिए होम लोन लेते हो, 10 साल के लिए होम लोन लेते हो, वो क्या लगेगा? नॉन करंट। तो इन 3 सोर्स से ही बच्चों को पैसा आ सकता है। मान लो मैंने 500 इक्विटी से उठाए, 500 इक्विटी से 300 नॉन करंट लायबिलिटी से और 200 करंट लायबिलिटी से, तो मेरे बिज़नेस में मैंने कितना पैसा लगाया? 1000। ठीक है? अब अपन ने बिज़नेस में कितना लगाया? 1000। और इस 1000 को, इस पैसे को आप क्या करते हैं? बिज़नेस में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए या तो नॉन करंट एसेट्स होंगे या करंट करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा आपका? आपके प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, आपकी फैक्ट्री, फर्नीचर, कार, जो भी आपको चाहिए, ये सब नॉन करंट एसेट। मान लो हमने 700 नॉन करंट एसेट में लगा दिए, तो बचे हुए हम किस में लगाएंगे? करंट एसेट, डे टू डे एसेट, लिक्विड एसेट, कैश रखेंगे कुछ डे टू डे खर्चों के लिए, इन्वेंट्री रखेंगे डिमांड को मीट करने के लिए, कुछ उधार पे माल बेचेंगे, तो 300। तो ये कितना आ गया? 1000। आधी बात समझ। और जब आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा देते हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप नेट बेस में देखते हो, 300 करंट एसेट में लगा रखे हैं, 100 करंट लायबिलिटी से फंडिंग, 200 करंट लायबिलिटी, तो 100 कहां से है? इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, तो उसी को अपन वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आप बैलेंस शीट से भी आपके चारों चैप्टर को समझ सकते हो। बहुत तरीके हैं कि आपके सिलेबस ऐसा क्यों है, इस बात को समझने के लिए। देखो अकाउंट्स में अपन को समझ आता है कि अपन को आईएफआरएस पढ़ने हैं, ये आईएफआरएस पढ़ने, बट एफएम में ये चैप्टर क्यों पढ़ने हैं, ये चीज जरूर अपने दिमाग में माइंडसेट क्लियर रखो, क्योंकि सोर्स की, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर ही एक अच्छा सोर्स लाके दे सकता है। इस सोर्स की कॉस्ट होती है, फ्री में नहीं आता। एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर ही एक एप्लीकेशन कर सकता है। ये सब डेबिट क्रेडिट एक अलग लेवल पे बात है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे को सबसे ज्यादा फाइनेंस ही अच्छा लगता है। पर्सनली आई स्टार्टेड माय करियर आल्सो विद फाइनेंस, क्योंकि रिगार्डिंग अल्टीमेटली अकाउंट्स में तो पहुंच तो हम डेबिट क्रेडिट पे ही जाते हैं ना। तो वही वही चीज है कि एप्लीकेशन, आपको पैसा कहाँ लगाना है, प्रोजेक्ट की एनालिसिस करना, सेंसिटिविटी, फैक्टर, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी का क्या हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहा है। आप देखो, सबसे ज्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट वो करता है, इंटरेस्ट देता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें पैसा है। पैसा क्या, पैसा जाता भी बहुत है उसमें, बट उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं, उसको समझने में, उसके नुआंसेस को, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसको पढ़ने में भी मजा आता है। तो वही चीज है कि अप्लाई कैसे करें, किस किस सोर्स में अप्लाई करें, पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन करनी है तो पूरी बैलेंस शीट की बात करेंगे, और वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करना जरूरी है, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को भी मैनेज करना जरूरी है, और फाइनली इस बिजनेस में रिस्क को भी मैनेज करना है, फॉरेक्स जो आउट ऑफ इंडिया से या आउट ऑफ वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन करते वक्त जो रिस्क आ रहा है उसको भी मैनेज करना है। हमारी कंपनी भाई, हमें अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन रिस्क से। अगर मैं फॉरेन सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदता हूँ और मार्केट में जरा सा भी चेंज हुआ तो डोमेस्टिक सप्लायर मुझसे आगे निकल जाएगा। भाई मेरा तो सामान महंगा आने लगेगा, तो मैं अपने मार्केट में प्राइस बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता। हालाँकि प्राइसिंग को लेके, उन सब की स्टडीज़ को लेके कि एक प्रोडक्ट को किस प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आता है, वो सारा किसमें कवर होता है? हमारे पीएम में, परफॉर्मेंस मेजर में। एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को कैसे असेस करें, तो मोर ऑपरेशनल है। ये बेसिकली प्लानिंग लेवल की बातें हैं फाइनेंस। मोर बिज़नेस को स्ट्रक्चर खड़ा करके देता है। फिर उसको अप्लाई करते वक़्त मैनेजर कैसा कर रहे हैं, अच्छे से अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब आप देखते हो कॉस्टिंग पीएम में। फिर अकाउंट्स भी, इस बैलेंस शीट को अच्छे से बना के प्रेजेंट करो, वो आईएफआरएस हो गए। ये बैलेंस शीट सही बनी नहीं बनी, वो ऑडिट हो गया। और टैक्स हमेशा स्पेसिफिक होता है, हर कंपनी कहाँ ऑपरेट करे, इसलिए टैक्स को अ, कोई भी टैक्स को पढ़ने से आप ये नहीं कह सकते कि आप एक्सपर्ट हो गए हो, क्योंकि अगर आप टैक्स यूके का पढ़ते हो तो सिर्फ यूके का काम कर सकते हो, इंडिया में काम नहीं आएगा। इंडिया का पढ़ते हो तो इंडिया का कर पाओ। तो यहाँ तक बच्चों, आप कोई मन में सवाल है तो मुझसे पूछो, कोई भी बच्चे की कोई डाउट हो एफएम को लेके, मन में कोर्स को लेके, चीजों को लेके कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? हाँ राम बताओ। सर इनिशियली आपने बताया था जो सेक्शन बी के 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हाँ
वो तो सर अगर सिंगल सिंगल चैप्टर में चैप्टर से में से एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन बनेगा पूरे बनेगा 5 क्वेश्चन्स का या अलग-अलग चैप्टर्स में से बनेगा? नहीं, अलग-अलग चैप्टर में से नहीं आता है। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन आता है, वो किसी एक चैप्टर से कहना भी गलत है, किसी एक टॉपिक से आ सकता है। वो कहानी कहाँ से आती है, उस कहानी पे क्वेश्चन आता है। जनरली वो कहानी 2-3 कहानियों को मिक्स करके नहीं आती। मान लो वो कहानी फॉरेक्स पे आई है, तो वो 5 क्वेश्चन भी किस पे होंगे? फॉरेक्स पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। एक पूरी कहानी बनाया कि यूके का बंदा है, उसने एक्सपोर्ट किया यूएस में, इतने रुपए का पैसा 1 साल बाद आएगा, तो उसको हेज करने के लिए वो ये देख रहा है या तो फॉरवर्ड कवर ले या मनी मार्केट हेज करे, या कुछ थ्योरी हो सकती है कि एक फॉरेन रिस्क किस-किस टाइप के होते हैं, ऐसे करके 5 क्वेश्चन फिर उन्होंने उसमें पूछे आपसे। तो सिनेरियो को पढ़ के अपने नॉलेज से फिर उनको 5 को एमसीक्यूज़ को आपको आंसर करने होते हैं। यस सर। चलो थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं बच्चों। ये इंट्रोडक्शन था इसका, आपका एफएम का। जो हम टॉपिक से हमने पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप हेडिंग बनाओ अपने पास, कैपिटल बजटिंग।